नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 6 जनवरी 2022 शिफ्ट के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 16वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्ट के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है हाथ पैर से केंद्र की ओर। देखिए, बच्चों के शारीरिक जो विकास होते हैं उसके संदर्भ में दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला शीर्षगामी, जिसके अंतर्गत मान लीजिए ये कोई बालक है तो इस बालक के ये सर से यानी कि चोटी से एड़ी तक यानी शीर्षगामी ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। और दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चों का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि सबसे पहले जो केंद्र में उसका हार्ट होगा उसका विकास होगा और उसके बाद से धीरे धीरे वह अपने हाथों पर और बाहर की मतलब केंद्र से बाहर की तरफ जैसे वो जाएगा उस पर कंट्रोल पाता है। इसे अधोगामी सिद्धांत बोलते हैं। और विकल्प में क्या कहा जा रहा है कि हाथ पैर से केंद्र की ओर, ये उल्टा दिया गया है, केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, पैरों से सिर की ओर होता है, ये भी विकल्प गलत है। अभी हमने देखा कि शीर्षगामी में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिए, बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताने की बात की जाती है, यानी परिवेश क्या होगा जिसे उसने मूर्त अवस्था में देखा है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। और विकल्प कह रहा है कि अमूर्त से मूर्त की ओर, ये विकल्प उल्टा है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य कहने का मतलब कि देखिए बच्चा पहले साइकिल को देख रहा है तो वो सामान्य हो गया, पूरा साइकिल एक तरीके से देखता है, उसके बाद उसके अंतर्गत साइकिल में पैडल है, हैंडल है, पहिया है, उसके बाद से ट्यूब है, टायर है, ये सब कुछ विशिष्ट पार्ट्स हैं। यानी कि सामान्य क्या हो गया, पूरा साइकिल, पूरी होल बॉडी, और उसके बाद से उसके पार्ट्स जो हैं वो उसका विशिष्ट अंग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, बच्चे जब ज्यामिति सीखते हैं तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वो चतुर्भुज समझते हैं, चाहे आप आयत की बात करें या फिर वर्ग की बात करें। आयत और वर्ग दोनों में उसको चतुर्भुज ही वो समझेगा, क्योंकि दोनों में चार भुजाएं ही थी। उसके बाद से जब बच्चे का विकास आगे बढ़ता है तब वो विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। पहले इन दोनों को सामान्य तौर पर चतुर्भुज समझ रहा था, अब वो विशिष्टता के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो वर्ग होता है इसमें चारों भुजा बराबर होती है। तो ये विशिष्ट प्रॉपर्टी हो गया, मतलब कि चतुर्भुज के अंतर्गत विशिष्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो सबसे पहले सामान्य के बारे में बच्चे सीखते हैं और उसके बाद से विशिष्ट के बारे में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है। इन दोनों को पढ़ करके कौन सा सही है, विकल्प का चुनाव आपको करना होगा। पहले बात करेंगे स्टेटमेंट की। तो दिया गया है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है। अब कोई बच्चा किसी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ होगा तो उसका रहन सहन उसी परिवार के हिसाब से ढलेगा, और जो गरीब परिवार में जिस बच्चे का जन्म लिया है उसने जाहिर सी बात है उसका जो रहन सहन होगा वो उस गरीब परिवार के हिसाब से ही होगा, यानी कि इनका जो दिनचर्या होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। यही बात तो कहा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, जो तर्क दिया गया है, कहा जा रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर आपको विरोधाभास लग रहा होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि बचपन या फिर जो बच्चों का विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक कहने का मतलब कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में कोई बालक जन्म लिया है या फिर अमेरिका में कोई बालक जन्म लिया, दोनों का विकास एक ही जैसे होगा। एक जैसे कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर पहले बच्चे का एक तरीके से शैशवावस्था आएगा, उसके बाद से बाल्यावस्था और अंत में किशोरावस्था आएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो बच्चा जन्म लिया उसका पहले शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था आ जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बाल्यावस्था आएगा। तो यानी कि जो विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है, लेकिन यहाँ पर विकास की बात ही नहीं की गई है, बचपन की संकल्पना की बात की गई है। इस वजह से ये संकल्पना जो होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि जो अमीर घर में जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उसका बचपन अलग तरीके से बीत रहा है,
और जो गरीब घर में जिस बच्चे का जन्म हो रहा है उसका बचपन अलग तरीके से बीत रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से विकास के सेंस में अगर देखेंगे तो सार्वभौमिक होगा, लेकिन चूंकि यहां पर आय की बात की गई थी, इस वजह से आय के आधार पर जो बचपन बीत रहा है उसकी संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, और ये विकल्प भी पॉजिटिव है। और ये कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट था उसका सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का बचपन का जो संकल्पना है वो बिल्कुल सार्वभौमिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे की एक तरीके से एक परिवार अमीर है और एक परिवार गरीब है, इस वजह से सार्वभौमिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? सबसे पहले समझिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न, एक बालक है, तो बालक अपने हाथ में बॉल तो पकड़ ले रहा है, लेकिन यही बालक जब चिमटी से एक मटर के दाने को पकड़ने की बात की जाती है तो वो बच्चा नहीं पकड़ पाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सिद्धांत है ये अधोगामी सिद्धांत होता है। अधोगामी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है, विकास कहने का मतलब कि बच्चे अपने बॉडी पर जो कंट्रोल पाते हैं वो केंद्र से बाहर की ओर पाते हैं अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत। और इस सिद्धांत में क्या कहता है कि पहले बच्चे के केंद्र यानी कि हार्ट का विकास होगा, उसके बाद से पहले देखिए उसका बाह आ रहा है यानी कि उसकी भुजा आ रही है, उसके बाद से उसका हथेली आएगा और उसके बाद से उसकी उंगलियां आएंगी। अब देखिए बच्चे को यहां पर क्या पकड़ना था? बॉल पकड़ना था, और बॉल क्या है? बड़ी चीज है। तो इसको पकड़ने के लिए वो हथेली और पांचों उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा होगा। इस वजह से यहां पर हथेली पहले आया है और उंगलियां बाद में आएंगी। तो जाहिर सी बात है पहले हार्ट से केंद्र से बाहर की ओर जब जाएगा तो भुजा का विकास हो गया और हथेली का विकास हो गया, और यहां पर पांचों उंगलियों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। लेकिन चूंकि हथेली की सहायता से वो बॉल को पकड़ रहा है और हथेली का विकास हो गया था, उंगलियों का विकास नहीं हुआ था, इस वजह से इसने बॉल को पकड़ लिया। लेकिन जब छोटी चीज की बात आती है, चिमटी से मटर के दाने को पकड़ना, तो उस कंडीशन में देखिए 2 उंगली से ही चिमटी को पकड़ रहा होगा बच्चा। तो अब उसकी हथेली का विकास हुआ था लेकिन उंगलियों का विकास नहीं हुआ था। इस वजह से ये इसमें इसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर विकास चल रहा है, पहले हार्ट का, उसके बाद भुजा का, उसके बाद हथेली का, और अंत में जाकर के उंगलियों का विकास हो रहा होगा। और चूंकि मटर के दाने को पकड़ने के लिए चिमटी से उंगलियों का ही प्रयोग करना होगा, इसमें हथेली का प्रयोग नहीं है, इस वजह से इसमें बच्चे को दिक्कत आती है। और ये कौन सा सिद्धांत है? ये अधोगामी सिद्धांत है, यानी केंद्र से बाहर की ओर। और इसी का एक और नाम है समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख मतलब कि देखिए ये हार्ट है, इसके समीप कौन सा है? भुजा पहले समीप है, उसके बाद हथेली समीप है, और उसके बाद अंत में जो है वो उंगलियां सबसे दूर में है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे नजदीक होगा केंद्र से पहले उसका विकास होगा, और सबसे दूर में जो होगा उसका विकास अंत में होगा। और इसी की वजह से बच्चे को दिक्कत आती है एक चिमटी की मदद से मटर उठाने के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 समीप दूराभिमुख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसी का दूसरा नाम अधोगामी सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से स्टेटमेंट और तर्क वाला है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इन दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहले स्टेटमेंट दिया गया है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। अब यहां पर देख लीजिए आपको केवल वर्ड आ गया, अब आपको अब विचार करने की जरूरत ही नहीं है। यह विकल्प हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि केवल जो शब्द है वो पूरे विकल्प को ही निगेटिव कर देता है। तो यह विकल्प गलत हो गया। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा जा रहा है कि कौशल और समाज के बारे में जानकारी केवल अभिभावक से। अगर ऐसा रहता तो फिर उस बच्चे को विद्यालय भेजने की आवश्यकता क्या पड़ती? ठीक है, कौशल अगर अभिभावक से ही सीख लेता तो फिर विद्यालय जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अभिभावक बहुत महत्वपूर्ण है कौशल और जानकारी देने के संदर्भ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अभिभावक ही महत्वपूर्ण है, उसका समाज भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल अभिभावकों तक विकल्प को सीमित कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए तर्क कहा जा रहा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया। यह विकल्प निगेटिव है। कैसे? बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो सरल नहीं होता है, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और रैखिक ना होकर के उलझे हुए जाल की तरह होता है। ठीक है, तो ये विकल्प भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी ए और आर दोनों गलत है। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? देखिए वस्तु स्थायित्व की बात की गई है, तो वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? ये जीन पियाजे का महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अनुसार बच्चे जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो अगर कोई वस्तु जिस खिलौने से वो खेल रहे हैं, अगर वो खेलते खेलते उसकी चौकी से नीचे या फिर पलंग से नीचे गिर गया तो भले ही वो वस्तु को देख नहीं पा रहा है,
लेकिन फिर भी वो जानता है कि मेरी आंखों से वो ओझल हो चुका है वस्तु, लेकिन फिर भी वस्तु आसपास ही कहीं है। इसी को वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। या फिर जैसे बच्चा अगर ये जानता है कि सो करके उठा और माँ को नहीं देख रहा है, तो बच्चा ये समझ रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने नहीं है, लेकिन माँ का अस्तित्व तो आसपास ही कहीं है, और इसी वजह से वो जोर जोर से रोने लगता है ताकि माँ उसके पास आ जाए। तो इसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। यानी कि वस्तु का जो स्थिति है वो उस बच्चे के समक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा जान रहा है कि मेरे आंखों के सामने वस्तु नहीं है, फिर भी मेरे आसपास ही कहीं है। इसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, बात की जा रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, और इसके अंतर्गत जो आयु वर्ग है वो जीन पियाजे ने 2 से 7 साल बताई है। अब 2 से 7 साल आयु वर्ग को ध्यान में रख करके ही आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। ये 2 से 7 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जिसमें एक तरीके से परिकल्पना सोचने के लिए बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो इसका उत्तर ये आएगा, अगर ये चीज़ें हो सकती है तो इसका उत्तर ये आएगा। इसे ही हाइपोथेटिकल कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें मूर्त अवस्था में नहीं है उसको परिकल्पना बना करके, विचार करके, सोच समझ करके उसका उत्तर देने की बात की जा रही है। तो बच्चे इतना सक्षम नहीं है, 2 से 7 साल के हैं। इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग के लिए बच्चे पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। अमूर्त समस्याओं के लिए जो उनका अंतिम चरण था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंतर्गत आना चाहिए। और अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में परिकल्पना नहीं बना पाते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल तो पहले अगर आपको दिख गया तो ये बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे 2 से 7 साल के हैं। देखिए, जब बच्चे का आयु 6 से एक तरीके से ऊपर जब होगा तब वो प्राइमरी में जा रहा होगा, और जब बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष होगी तब वो प्ले में जा रहा होगा। तो इस आयु वर्ग में बच्चे मूर्त चीज़ों को देखकर ही सीख पाते हैं, और साथ ही साथ जितना आप बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बताएंगे उतना ही बच्चे का जो अधिगम होगा वो उतना अर्थपूर्ण किया जा सकता है। तो मूर्त संसाधन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दृश्य श्रव्य सामग्री दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। पाड़ का मतलब स्कैफोल्डिंग, जो कि लेव वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण टर्म है। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि बच्चे अगर किसी समस्या में फंस जा रहे हैं तो उनको संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने के लिए उनको प्रेरित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संकेत और इशारे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, जिनका यह मानना था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। इसी को ध्यान में रख करके आप उत्तर देंगे। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। केवल वर्ड दिख गया, अब आपको आगे विचार ही नहीं करना, ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया, यानी कि कहा जा रहा है कि जो बच्चे का लर्निंग होता है वो केवल इनाम यानी कि गिफ्ट के माध्यम से, इनाम के माध्यम से बच्चे बस सीख पाते हैं, पुरस्कार के माध्यम से। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटा बालक होगा, तो छोटे बालक को जब आप पानी लाने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए बोलते हैं तो वो उसको कतराने लगता है, लेकिन फिर आप उनको लालच देते हैं कि मैं आपको एक टॉफ़ी दूंगा, उसके बाद से वो उस कार्य को कर देता है। तो टॉफ़ी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इनाम था। तो वह एक तरीके से उस टॉफ़ी की लालच में वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सीखना, यहाँ पर बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, वो इनाम के लालच में, उस टॉफी के लालच में आपके द्वारा जो कार्य दिया गया था उसको उसने किया था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, सैचुरेशन पॉइंट, जब उसको टॉफी की एक तरीके से महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी, यानी उसका मन टॉफी से भर जाएगा। उसके बाद आप कितना भी टॉफी देते रहिए, वो उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि उस काम को वो टॉफी के लालच में ही कर रहा था। अब जब टॉफी से उसका मन भर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो टॉफी के लालच में ही कर रहा था, और अब टॉफी वो खाना ही नहीं चाहता, तो उस काम को भी नहीं करेगा। यानी कि सीखना जो होता है वो इनाम से नियंत्रित नहीं होता है। ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ये निष्क्रिय वर्ड निगेटिव है, इस वजह से उत्तर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय कहाँ हुए, वो तो सक्रिय हो गए ना। तो ये विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, स्वतंत्र रूप में बच्चा कार्य कर रहा है, यानी अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान के निर्माण कर रहा होगा। साथ ही साथ दूसरों की मदद से कहा जा रहा है, यानी कि ग्रुप में बच्चा काम कर रहा होगा जिसमें इंटरेक्शन भी कर रहा होगा। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा पॉजिटिव और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ये विकल्प नहीं होगा। इसका उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक ही उम्र के, बहुत छोटे हैं, 2 साल के, 3 साल के, इस टाइप से। आप 10 टॉफी लेकर के आए और एक ही बच्चे को दे दीजिए, और अगर आप बोले कि 5 टॉफी आप अपने दूसरे भाई को दे दो, तो वो नहीं देगा। उसे ये लगता है कि 10 टॉफी उसके लिए है। लेकिन जब आप उसको डांटेंगे या फिर उसको जब ये एहसास होने लगेगा कि अब मेरी पिटाई हो सकती है, तो दंड की वजह से उसमें आज्ञा पालन आएगा और नैतिकता जन्म लेगी और वो 5 टॉफी निकाल करके देगा। तो ये दंड की वजह से उसमें नैतिकता आ रही है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके हम उम्र के बच्चे अगर आपकी ही मोहल्ले में, तो आपको लगातार आपके परिवार के माध्यम से जब रिजल्ट घोषित होगा, उसका भी रिजल्ट घोषित हुआ होगा, तो आपको सुनने को मिलता होगा, देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा पढ़ाई करता है, वो फर्स्ट आया और तुम कितने कम नंबर पाए हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि समाज से स्वीकृति पाने के लिए हम लोग भी शर्मा जी के लड़के की कॉपी करने लगते हैं। यानी कि जिसको समाज ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसको समाज अच्छा मानता है, हम लोग उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। जैसे वो कर रहा है वैसे ही हम लोग करने लगते हैं। तो यहां पर भी ये भी उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिकारिता एवं समाज क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का ही जो दूसरा चरण है, दूसरा उपचरण है, उसको वो ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया गया है। यानी कि अब बच्चे को एहसास हो जाता है कुछ समय बाद कि हम दूसरों की कॉपी करने के लिए थोड़ी जन्म लिए हैं, हम भी अपना एक अलग पहचान बनाएंगे कानून व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए। ठीक है, तो ये जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि भले ही हमें कानून व्यवस्था को तोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन एक सार्वभौमिक जो नैतिकता होती है उसके संदर्भ में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में देखिए यहां पर बोला गया है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, भले ही समाज उसे मान्यता ना दे रहा हो, बावजूद इसके आपके द्वारा एक तरीके से सार्वभौमिक नैतिकता का चरण आपने छू लिया है। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास अभिविन्यास के अंतर्गत आप आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक कहने का मतलब कि परीक्षा से ही अधिगम केवल हो सकता है, इस सेंस में कहा जा रहा है। देखिए, परीक्षा बच्चों का इसलिए लिया जाता है ताकि अधिगम में कोई कठिनाई ना हो। अधिगम में क्या कठिनाई आ रही है इसको जानने के लिए परीक्षा ली जाती है, ना कि सिखाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर परीक्षा बहुत संकुचित है। परीक्षा इस वजह से लिया जा रहा है ताकि बच्चे को कहां पर कठिनाई आ रही है इसके बारे में जानने के लिए। तो यह विकल्प निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि केवल वर्ड आपको दिख गया, और वैसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। कहा जा रहा है कि केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। देखिए, बच्चे अपने परिवेश से भी सीखते हैं, और परिवेश क्या है? वो अनौपचारिक अनुदेश है, अनौपचारिक माहौल था। तो बच्चे केवल औपचारिक तरीके से नहीं बल्कि विद्यालय के बाहर भी सीख रहे हैं, और वो अनौपचारिक विधि था। इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि एक सरल प्रक्रिया है। तो अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि बच्चे जो सीखते हैं, बच्चों का जो अधिगम होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चे इंटरेक्शन करके सीखते हैं। यानी इंटरेक्शन कैसे करेंगे? समाज में एक दूसरे से ही तो बातचीत करेंगे, एक दूसरे से ही तो अंतःक्रिया करेंगे, यानी कि ये सामाजिक प्रक्रिया। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कई प्रकार बताए थे, जैसे कि भाषाई बुद्धि, इसके बाद से अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि,
तो इसके अलावा जो साहित्य की ज्ञान रखते हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों की ज्ञान रखते हैं, सबके लिए अलग अलग बुद्धि का उन्होंने वर्णन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम में प्रस्तावित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग होता है, घर की जो भाषा होती है, उसमें निर्देश के माध्यम को प्रस्तावित करती है। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? तो देख लीजिए, यहाँ पर समूह में कार्य करने की बात की जा रही है, यानी कि सामाजिक वर्ड तो कंफर्म आएगा ही आएगा उस विकल्प में। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, केवल एक ही विकल्प में सामाजिक संरचनावादी कक्ष की बात की गई थी। चूंकि यहाँ पर समूह में कार्य करने की बात की गई है, इस वजह से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इंटरेक्शन जहां भी आएगा वहां सामाजिक सांस्कृतिक चीजें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप अकेले इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, समाज में ही इंटरेक्शन कर रहे होंगे, या तो अपने माता पिता के साथ, या तो अपने परिवेश में किसी व्यक्ति के साथ, या तो विद्यालय में कहीं भी जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो वो सामाजिक तौर पर होता है, क्योंकि आप समाज में दूसरे व्यक्तियों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो समाज जिसमें आता वहीं आपका विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। पहला दिया गया है व्यवहारवादी कक्षा। व्यवहारवादी कक्षा में क्या होता है कि एक स्टिमुलस होगा, यानी कि उद्दीपक होगा, और उसके अनुसार आप अनुक्रिया कर रहे होंगे, यानी कि एक रिस्पॉन्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी उद्दीपक के हिसाब से। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। यहाँ पर समूह में कार्य करने की बात की गई थी और लचीलेपन की बात की गई थी, इस वजह से ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो इस वजह से व्यवहारवादी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक केंद्रित कक्ष। शिक्षक केंद्रित क्यों नहीं होगा? क्योंकि अधिगमकर्ता जो है, जो शिक्षार्थी हैं, जो बालक हैं, वो समूह में खुद कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खुद एक्टिव हैं। अगर बच्चे एक्टिव नहीं रहते तब शिक्षक केंद्रित होता। चौथा देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, ठीक है, केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक बालक चूंकि एक दूसरे से यूनिक है, तो इसमें ऐसे बालक भी होंगे जो कि शारीरिक अक्षमता से भी जूझ रहे होंगे, साथ ही साथ अधिगम विकार जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया से भी बच्चे जूझने वाले बालक इसमें होंगे। प्रतिभाशाली बालक भी होंगे और बहुत कमजोर बालक भी होंगे। तो इसको ध्यान में रखकर के आपको उत्तर देना। पहला दिया गया मानकीकृत एवं एक समान, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। मानकीकृत वर्ड अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे से अलग है, कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, तो मानकीकृत परीक्षण कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप वाइवा ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा बालक जो सुन नहीं सकता, वो वाइवा में प्रश्नों को सुन करके उत्तर नहीं दे पाएगा। या फिर लिखित परीक्षा ही ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा बालक जो कि देख नहीं सकता, वो नॉर्मल पेपर पेंसिल पर परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो मानकीकृत टेस्ट सबके लिए नहीं हो सकता है, इस वजह से ये निगेटिव था। और यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात की गई थी, इसको ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। दूसरा देखिए, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि कोई एक ऐसा यूनिक परीक्षा नहीं हो सकता जिसके माध्यम से सबका एक तरीके से मूल्यांकन हो सके, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग हैं। उस आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके आपको परीक्षा लेनी होगी। और केवल परीक्षा पर केंद्रित रहने की बात की जा रही है। अगर केवल परीक्षा पर केंद्रित रहने की बात की जाती तो आज एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत मूल्यांकन पर जोर नहीं देता। सतत मूल्यांकन कहने का मतलब कि देखिए, परीक्षा से बच्चों में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जितना बच्चे एक तरीके से ज्ञान सीखे हुए हैं, वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं डर की वजह से। इसी वजह से लगातार शिक्षकों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप अधिगम के दौरान कक्षा में ही बच्चे का मूल्यांकन करें, यानी सतत मूल्यांकन करें, लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए जो भी गतिविधि बच्चे के द्वारा की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से परीक्षा पर केंद्रित, यानी कि केवल परीक्षा पर केंद्रित करने की बात की जा रही है, ये निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, यानी कि आपको किताबी कीड़ा बनाने की बात की जा रही है। आज विद्यालय को बाहर के परिवेश से जोड़ने की बात होती है, यानी कि बच्चे का जो
अनौपचारिक तरीके से जो बच्चा परिवेश में देखा है उससे जोड़ करके स्कूली शिक्षा को देने की बात की जा रही है, ताकि बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और ये विकल्प क्या कह रहा है, ये पाठ्य पुस्तक यानी किताबों तक आपको सीमित कर रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संलग्न एवं संदर्भित। संदर्भित का मतलब रिस्पॉन्स, एक तरीके से रेफरेंस लेते हुए, माफ कीजिएगा रिस्पॉन्स नहीं रेफरेंस। रेफरेंस कहने का मतलब कि देखिए आप अपने परिवेश में जो कुछ भी बच्चा देख रहा है, बच्चे ने परिवेश में जो कुछ भी देखा उससे रेफरेंस लेकर के आपको पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपको सी अल्फाबेट पढ़ाना है, तो सी अल्फाबेट पढ़ाने के लिए आप बच्चों की किताब में देखेंगे एक बिल्ली का चित्र बना होता है, ठीक है, एक बिल्ली का चित्र बना होता है और उसके आगे सी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये उसने परिवेश में बिल्ली को देखा हुआ है। अब बिल्ली देख करके वो इस सी सिंबल को उससे एक तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस हमने लिया बिल्ली से, और बिल्ली का अंग्रेजी नाम वो कैट जानता है और कैट सी से शुरू होता है। तो सी अल्फाबेट पढ़ाने के लिए उसके परिवेश यानी उसके रेफरेंस बिल्ली का लिया गया और इससे जोड़ करके उसको सी अल्फाबेट पढ़ाया गया। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा संलग्न बात की जा रही है। संलग्न कहने का मतलब कि जिसकी जैसी आवश्यकता है उससे जोड़ करके, जैसे कि देखिए अब मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स आपको दिखाने होंगे। कोई देख नहीं सकता तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको ब्रेल लिपि जैसी चीज़ें अवेलेबल करानी होंगी। कोई बहुत धीमी गति से सीख रहा है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार आप स्पीड बहुत तेज नहीं रख सकते। कोई बहुत प्रतिभाशाली है तो उसके हिसाब से आपको ज़रूरत की चीज़ें आपको उसको अवेलेबल करानी होंगी ताकि वो और अच्छा ज़्यादा सीखे। यानी सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ, उनसे संलग्न जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके और परिवेश से रेफरेंस लेकर के आपको चीज़ों को बताना होगा, तभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके टीचर अधिगम करा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है रटने की क्षमता का परीक्षण। रटना, याद करना, ये जहां पर भी विकल्प आपको दिखे वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ऐसे शब्दों को निगेटिव सेंस में मानता है। दूसरा देखिए, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, यानी कि पुनरुत्पादन का मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको फिर से रिप्रोड्यूस करने, यानी कि आप अपने माइंड में उसको रिकॉल कर पाएं। और याद करना ये भी निगेटिव सेंस में, तो दोनों चीज़ें, रिकॉल की बात की जाए या फिर याद करना, दोनों निगेटिव सेंस में माना जाता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, ये भी निगेटिव है, क्योंकि देखिए बच्चों को सिखाना है, उसका एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कराना है। पूरे देश भर के बच्चों को आप अगर कंपटीशन कराने लगेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाएंगे जो कम सीख पा रहे थे। तो बच्चे की तुलना जरूरी है, लेकिन उसके प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि कल कितना बच्चे ने सीखा था और आज उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, यानी कि बच्चे की खुद से तुलना होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है और प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं अलग है, उसके अनुसार वो चीज़ों को सीख रहा होता है। किसी को ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, किसी को विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सब के बाद से बच्चे का खुद से ही तुलना होना चाहिए कि कल जितना उसने सीखा था आज उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं। किसी बाहरी बच्चे से आप उसका तुलना नहीं कर पाएंगे, अन्यथा की कंडीशन में वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अब मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को अधिगम में कहाँ पर कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को जान करके उसको टैकल करने के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ क्या है। देखिए समावेशन की अगर बात करें तो आज हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, जिसमें बालक किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, या फिर बालक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग क्यों ना हो, या फिर बालक की सामाजिक पहचान अलग क्यों ना हो, सबको एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में पढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। यानी बिना किसी भेदभाव के सभी अभ्यर्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी कक्षा कहलाता है, या फिर इसे समावेशन कहते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर। देखिए यहाँ पर सबको समान अवसर देना चाहिए, क्योंकि जब आप कक्षा में सबको समान अवसर देते हैं तो सभी उस परिवेश का अपने आप को हिस्सा समझने लगते हैं, और जब तक परिवेश का हिस्सा बच्चे अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ना तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और ना ही चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये निगेटिव था। क्यों? क्योंकि असमान अवसर जब आप देंगे तो आप बंटवारा कर रहे हैं, लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और समावेशन कहता है कि बिना किसी भेदभाव के आपको सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो ये तो बंटवारा कर रहे हैं ना, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना।
करना, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए भेदभाव हमें करना ही नहीं है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मतभेदों के प्रति असहिष्णुता। देखिए मतभेद तो होगा ही ना, क्योंकि जब सभी बालक एक दूसरे से अलग हैं तो जाहिर सी बात है मतभेद होगा। मतभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि सबके विचार अलग अलग होंगे, तो ये विकल्प भी भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अब जो चीज़ें अलगाव पैदा कर रही हैं, यानी बच्चों में भेदभाव कर रही हैं, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बच्चे धीरे 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 हीन भावना का शिकार होते चले जाएंगे भविष्य में। आपको इन सभी चीज़ों को जो अलगाव पैदा कर रहे हैं उसको टैकल करते हुए उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे अलग अलग महसूस करने लगेंगे। ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से बालक क्यों ना आया हो, सबको एक समान मानना, सबको एक समान अवसर देना, सबको अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कक्षा में मौका देना, ये सब समावेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात की गई है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मतलब कि सब लोग अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए पंजाब की संस्कृति अलग है, उड़ीसा की संस्कृति अलग है, यूपी की संस्कृति अलग है, इसी प्रकार से साउथ की संस्कृति अलग है, तो इन सब की मातृभाषा भी अलग होगी। ठीक है, कोई पंजाबी बोल रहा होगा कक्षा में, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई उड़िया, कोई हिंदी बोल रहा होगा। तो इसको ध्यान में रख करके हमें सबको साथ लेकर के चलना है, और इसके लिए किससे बचना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। ये तो बात बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का मतलब कि जितने भी संस्कृति के अलग अलग बालक हैं, सबकी संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील होना और सबकी संस्कृति का सम्मान करना, इस सेंस में आया हुआ है। यानी कि किसी भी संस्कृति का आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो जाहिर सी बात है सबके संस्कृति का आपको सम्मान करना होगा, और सम्मान कब करेंगे, जब आप सबके प्रति संवेदनशील होंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। उसके बाद से देखिए तीसरा, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। देखिए शिक्षण सामग्री में जब भी विविधता शामिल किया जाता है तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है। कैसे, देखिए सभी बालकों की मातृभाषा अलग है, क्योंकि कोई पंजाब से था, कोई साउथ से था, कोई उड़ीसा से था, कोई यूपी से था, तो सबकी मदर टंग अलग है। तो जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज में सभी बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो जब भी आप अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर रहे होंगे चीज़ों को दिखाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे उसको देख करके समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब कि जो कुछ भी आप बच्चे को बता रहे हैं अपनी शारीरिक गतिविधि भी उसी हिसाब से करें। जैसे कि एक कविता में आपको बताऊं, एक मोटा हाथी झूम कर के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब मैं बोलता हूं एक मोटा हाथी, तो इस समय एज ए टीचर मैं अपने दोनों बाहों को फैला करके मोटापे का इशारा कर रहा हूं, और जब भी मैं हाथी वर्ड यूज कर रहा हूं तो अपने केहूनी को, मतलब हाथ के केहूनी को अपने नाक से सटाते हुए ये इशारा कर रहा हूं कि मेरा सूंड है। इससे बच्चे क्या, देखिए बच्चे भले ही भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे एक्टिविटी से, फिजिकल रिस्पॉन्स से बच्चे समझ पा रहे होंगे कि मैं मोटापे की तरह इशारा कर रहा हूं, हाथी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो थोड़ा बहुत बच्चे इससे कोरिलेट कर पाएंगे। और जितनी तरीके से, जितने अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही भाषाई सबका एक तरीके से भाषा का स्तर अलग था, सभी की भाषा अलग थी, बावजूद इसके वो चीज़ों को समझने में थोड़ा थोड़ा सक्षम होने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, भले ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग थी। ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, हर विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करें। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है, तो जाहिर सी बात है सबको अलग अलग हमें पहचानने की आवश्यकता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उसका मदर टंग क्या था, उस मदर टंग में बच्चा किस लैंग्वेज को और जानता है, तभी तो आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये सभी बच्चे की अलग अलग पहचान जरूरी है, और उनके मातृभाषा और उनका पर्टिकुलर सम्मान करना जरूरी है। सम्मान करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप हार और माला उसको पहना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है अपनी मातृभाषा में, तो आप उसकी मातृभाषा का सम्मान करें और उसको उस परिवेश का हिस्सा समझे, ये कहने का मतलब है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता। प्रभुत्वशाली कहने का मतलब कि जो मेजॉरिटी में है, जिनका प्रभुत्व है एक तरीके से कक्षा में, उन्हीं को केवल प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है ना, यानी कि
बाकी के जो लोग जो प्रभुत्वशाली नहीं है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और समावेशी कक्षा या फिर सबको साथ लेने की बात ये होती है कि सबका सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर के चलना है, और ये विकल्प बांटने की बात कर रहा है कि प्रभुत्वशाली के अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं और बाकी के बच्चों को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो ये निगेटिव था, और चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में अक्षमता, यानी ये पढ़ने से जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा, जिसमें जो बालक था उसको डिस्लेक्सिया ही थी, क्योंकि वो बी को अगर देख रहा था तो उसे डी समझ रहा था, यानी कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये डिस्लेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी होगा? अधिगम अक्षमता में आपके देखिए डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब अधिगम अक्षमता है। तो बच्चे को लिखने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे में डिस्कैल्कुलिया हो सकती है, यानी गणित के चीज़ों को समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इन सबको समावेशन कहने का मतलब कि सबको साथ लेकर के चलना है, चाहे आप प्रतिभाशाली बालक की बात करें या फिर अधिगम अक्षमता वाले बालक की बात करें, सबको साथ लेकर के चलने के लिए सबसे प्रभावशाली क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है दिए गए विकल्प में से। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, देखिए, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे। केवल वर्ड दिख गया, अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, उत्तर होगा ही नहीं। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। अब देखिए, अभिव्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। अब जब आप एक निश्चित विधा यानी एक निश्चित लैंग्वेज, एक निश्चित मीडियम का ही प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, जिसके लिए मदर टंग भी बच्चों की अलग हो सकती है। तो इसके वजह से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ बच्चे अधिगम अक्षमता से भी जूझ रहे हैं। यानी कि अगर लिखित अभिव्यक्ति की बात करें तो जो पढ़ने में या फिर लिखने में समस्या महसूस कर रहा होगा उसको दिक्कत आएगी ही आएगी, और ये समावेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। अगर केवल एक ही विधा के माध्यम से अगर हम लोग उसको अभिव्यक्त करने का मौका दे रहे हैं तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। देखिए, विफलता का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है, बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, क्योंकि गलती होने के बाद से बच्चों को ये एहसास होता है कि हाँ, मुझे इस विधि का प्रयोग करना चाहिए था, इसका नहीं करना चाहिए। यानी उसको कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, भले ही एक तरीके से वो फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचा, लेकिन रिजल्ट पर पहुंचाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है उसके। इस वजह से विफलता भी बच्चों को सीखने में मदद करती है, और ये कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्षमता की कमी है। ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य देना, यानी कि होमवर्क देने की बात की जा रही है अधिगम अक्षमता से जुड़े बालकों को। देखिए, होमवर्क केवल इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को कक्षा में जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको बच्चे घर पर जाकर के एक्सप्लोर कर पाएं, और जब वो होमवर्क ला करके एज ए टीचर आपको दिखाएगा कक्षा में अगले दिन, तो आप उसके होमवर्क को देख करके समझ पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जो प्रश्न उसने सॉल्व किया है उसमें गलतियों को देख करके आप उसकी एक तरीके से कठिनाई कहाँ पर है उसके बारे में जान सकते हैं। तो इससे बच्चे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बताया जाता है, ना कि अधिगम अक्षमता से जूझ रहे बालकों का इससे कोई भी समावेशन से लेना देना नहीं है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। कैसे? देखिए, अधिगम अक्षमता कहने का मतलब कि कोई पढ़ने में अक्षमता से जूझ रहा होगा। तो मान लीजिए किसी बच्चे को बी का डी नहीं समझ में आ रहा है कि तो क्या है, तो इसको अलग तरीके से बताइए ना, जैसे कि बी अल्फाबेट को उसके परिवेश से जोड़िए। जैसे कि उसने भले ही वो पढ़ नहीं पा रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो बैट बॉल खेला ही होगा बचपन से, तो आप बॉल के माध्यम से बच्चे को इमेज दिखा करके बता सकते हैं कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा बॉल है। तो फिर बॉल को आप इस चिन्ह से यानी इस अल्फाबेट से कोरिलेट करके बता सकते हैं, बॉल बी से शुरू होता है यानी बी ये है। जब भी बच्चा अब अगली बार बॉल देखेगा तो वो बी अल्फाबेट को समझ पाएगा। इसी प्रकार से डी की बात करें तो बच्चे को आप बता सकते हैं कि आपने अपने परिवेश में कुत्ता देखा ही होगा, डॉग देखा ही होगा, तो इस डॉग को आप इस चिन्ह यानी इस अल्फाबेट डी से कोरिलेट करके बता सकते हैं। अब जब भी बच्चे के सामने ये इमेज आएगा तो बच्चा उसके माइंड में डॉग का इमेज बन रहा होगा और चीज़ें वो रिकॉल कर पाएगा एक तरीके से, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इस चीज़ों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा मान लीजिए
कि अधिगम अक्षमता से जूझ रहे बालक में डिस्कैलकुलिया भी आता है, जैसे कि गणित में अक्षमता। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को अगर 1+2 अगर आप बता रहे हैं तो इसका मतलब 3। तो एक तो विधि ये हो जाती है कि बच्चे को हम लोग उंगलियों पर गिनना सिखाते हैं। दूसरा, मान लीजिए बच्चे उंगली पर नहीं गिन पा रहे हैं तो आप उसको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाइए ना। मान लीजिए बच्चों को ग्रुप में बांट दीजिए, एक बच्चे को एक ग्रुप में रखिए और दूसरे ग्रुप में 2 बच्चों को रखिए, और इस एक वाले बच्चे को इस ग्रुप के साथ बोलिए कि आप जाकर के खड़े हो जाइए। तो अब ये बच्चा यहां से हट जाएगा और यहां पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। अब कक्षा के अन्य बालकों से आप बोलिए, या फिर जिसको भी इस प्रकार की अक्षमता है उससे बोलिए कि इन तीनों बच्चों को, इन सभी बच्चों को, ग्रुप के कितने बच्चे हैं काउंट करके बताइए। तो बच्चे जोड़ काउंट करके बताएंगे कि 1 2 3। अब मूर्त अवस्था में इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले यहां पर 2 बच्चे थे और एक बच्चा यहां था। जब दोनों को हमने जोड़ दिया, यानी कि 2 बच्चे और एक बच्चे को जोड़ दिया, तो कुल बच्चों की संख्या 3 हो गई। तो ये मूर्त अवस्था में चीजें बच्चे को देख करके अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यही तो आप कर रहे हैं कि एक सूचना को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चा, आपने इसको उंगली पर गिन करके बताया लेकिन बच्चे को समझ नहीं आया तो आपने इस विधि का प्रयोग किया। इसी प्रकार से जब बच्चे को पढ़ने में अक्षमता थी, बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, तो आप उसके दैनिक जीवन से, उसके परिवेश से जोड़ करके जो भी वस्तुएं वो मूर्त अवस्था में देख रहा था उससे जोड़ करके आपने उसको बताया। तो ये चीजें समझना अब उसके लिए आसान हो जाएंगी। यानी कि इस प्रकार के अधिगम अक्षमता से जूझ रहे बालकों के समावेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अलग अलग तरीके से सूचना प्रोवाइड कराना चाहिए। विकल्प नंबर 4 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिभावान विद्यार्थी कौन है, उसका लक्षण क्या है? आपको विकल्पों को पढ़ करके जवाब देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। अब देखिए यहां पर बच्चे में समझ का अभाव है। अब जब बच्चे में समझ का अभाव है तो वो प्रतिभावान कहाँ होगा? तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए सरल और आसान कार्य जब वो चुनेगा तो प्रतिभावान कहाँ होगा? वो तो बिल्कुल चुनौतियों से भाग रहा है ना, तो ये प्रतिभावान के लक्षण नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ है। जाहिर सी बात है, प्रतिभावान होता तो अपने से नीचे अभ्यर्थियों के प्रश्नों को हल कर लेता। तो ये प्रतिभावान के लक्षण नहीं है, ये हल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जानकारी को जल्द और सही तरीके से अवशोषित करना। यानी कि जो चीज़ें इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा या फिर विद्यालय में बताई जा रही है उसको जल्दी सीख लेता है, यही तो प्रतिभावान के लक्षण है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए पहला ही विकल्प इसका सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे अनदेखा करेंगे तो बच्चा आगे प्रश्नों का जवाब नहीं देगा, ठीक है। और दंडित तो बिल्कुल ही निगेटिव है, अवरुद्ध करना यानी रोकने की बात है ये भी बिल्कुल निगेटिव है, और अनदेखा भी निगेटिव सेंस में था। एक ही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण यानी कि इलेबोरेट करने की बात की जा रही है, में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों का क्रियान्वयन करना। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस बड़े कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए उसके छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट को आपको बताना होता है और उसके बीच रिलेशन को बताना होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को लाभ हानि सिखा रहे हैं आप, तो लाभ हानि सिखाने से पहले उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग प्रतिशत ये सभी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, यानी कि ये सभी उप संप्रत्यय हो गए, उप कॉन्सेप्ट हो गए पूरे लाभ हानि का। तो लाभ हानि का पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए आप ये जरूरी है कि बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग प्रतिशत ये सभी चीज़ें आनी चाहिए और इनके बीच संबंधों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बताना, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि जब भी बच्चे उदाहरण देखते हैं तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये भी उसको इलेबोरेट करने में मदद करेगा, ऑप्शन पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए आपको लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बताया गया और एक प्रश्न टीचर ने आपको बता दिया, अब जो भी आपने जानकारी ग्रहण की, जो भी जानकारी अधिग्रहित की, उसी जानकारी पर आधारित हम लोग अन्य दूसरे प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यही तो प्रश्न कह रहा है कि नई समस्याओं पर लागू करना, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। इसमें कहीं से भी कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट यानी विस्तारित नहीं किया जा रहा है और यही निगेटिव सेंस में, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए विफलता को कम करना है यानी पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो
चौथा विकल्प दिया गया जो अमूर्त से सरल की ओर हो। अमूर्त कहने का मतलब कि जो चीज़ें बच्चे ने देखा ही नहीं है। अब प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात हो रही है तो उनको उनके परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात की जाती है। परिवेश क्या है? जो वो मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। और विकल्प इसका उल्टा बोल रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक मतलब कि उनके परिवेश, उनके दैनिक जीवन से रिफरेंस ना लिया गया हो, इस सेंस में बोला जा रहा है। तो एनसीएफ 2005 दैनिक जीवन और परिवेश से जोड़ने की बात करता है और ये इससे अप्रासंगिक यानी उससे उदाहरण ना लेने की बात कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। देखिए जटिल वर्ड आपको दिख गया तो उस पर विचार ही नहीं करना है, ये हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो। सामाजिक संदर्भ कहने का मतलब कि उनके परिवेश से जुड़ा हुआ हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर के बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, यानी कि जो बच्चे परिवेश में देखे हैं उससे हट करके उदाहरण देने की बात की जा रही है। अब बच्चा जिसको मूर्त अवस्था में नहीं देखा है उसको उदाहरण के तौर पर नहीं समझ पाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे ने गैंडे को नहीं देखा है, हिपोक्रेटस को नहीं देखा है, डायनासोर को नहीं देखा है, तो उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाने में उसको समय लगेगा। लेकिन बच्चे को अगर आप बिल्ली के बारे में बताएंगे, बच्चे को अगर आप कुत्ते के बारे में बताएंगे तो वो उसका उदाहरण जल्दी ग्रहण कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवेश में कुत्ते और बिल्लियों को देखा हुआ है प्रत्यक्ष तौर पर। तो जो चीज़ें उनके सांस्कृतिक संदर्भ में से संबंधित होती हैं वो उसको बच्चे जल्दी सीखते हैं, और जो संबंधित नहीं होती हैं उसको बहुत देर से सीखते हैं या फिर सीखने में कठिनाई होती है। तो ये निगेटिव सेंस में हो गया ना, कि सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं करने की बात कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब मान लीजिए कि आप बच्चे को किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे को वो पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से पूरे इंफॉर्मेशन के तौर पर आप देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आज आधा घंटा आज बताया, उसके बाद 1 महीने के बाद आधा खंड आप उसको बता रहे होंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन जो उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप एक साथ देंगे। भले ही 2 से 3 दिन लेक्चर चल सकती है, लेकिन उसका वो लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट का आधा पार्ट आज आपने पढ़ा दिया और एक कॉन्सेप्ट का आधा पार्ट आप 6 महीने बाद पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जानकारी है उसको एक खंड में प्रस्तुत करना चाहिए। चूंकि अलग अलग करने की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। पहले विकल्प पर बात कर लेते हैं, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, यह निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे निगेटिव है? देखिए कक्षा में सभी प्रकार के बालक हैं, प्रतिभाशाली भी है और कमजोर बालक भी है। अब जब कमजोर बालक का आप प्रतिस्पर्धा उस प्रतिभाशाली बालक से करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर के मामले में प्रतिभाशाली बालक के ही नंबर अच्छे आएंगे। तो जब बच्चे का आप कंपैरिजन करेंगे पूरी कक्षा के सामने तो वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। एक तो उसे सीखने में कठिनाई आ रही है और वो अब और ज़्यादा डरने लगेगा कि बार बार मेरा कंपटीशन कक्षा में कराया जा रहा है और मेरे नंबर को सबके सामने उजागर किया जा रहा है, जिससे बच्चा धीरे धीरे डरने लगेगा सीखने से, और ये निगेटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की, कि विचारों और अनुभवों को जगह देना, जब भी आप बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देते हैं तो बच्चा अपने आप को उस परिवेश का हिस्सा समझने लगता है और इससे बच्चे सहज तरीके से सीखते हैं, यानी सार्थक तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है। देखिए नया संप्रत्यय यानी नया कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया जा रहा है जिसके बारे में बच्चे पहले से नहीं जानते हैं, तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए और किससे बचना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये तो बात बिल्कुल सही हो गया ना। नया कॉन्सेप्ट जब आप बच्चे को बताने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के पूर्व अनुभव से जब आप जोड़ेंगे तो इससे बच्चे समझने में सहज महसूस करेंगे। ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग सरल से जटिल की ओर जाते हैं और विकल्प क्या कह रहा है कि पहले जटिल यानी पहले कठिन अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ाएं, ये निगेटिव था। चूंकि प्रश्न में हमसे निगेटिव ही पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। एक बार अन्य विकल्पों पर बात कर लेते हैं। दूसरा दिया गया है उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। जब भी बच्चे को कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है उसके बाद से आप उसको उदाहरण बताते हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है, तो ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले विकल्प की बात करें, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण को खोजने के लिए कहें। अब देखिए बच्चे को मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ाने वाले हैं तो आप कुछ
उसको उदाहरण दीजिए, जैसे कि राम हो गया, लखनऊ हो गया, मेज हो गया। अब आप सबसे पूछिए कि इसमें कॉमन क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये सभी किसी ना किसी का नाम है, कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है। तो अब आप इसके बाद से कॉमन गुण बताने के बाद से आप उसको बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या फिर वस्तु विशेष के नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में ना, कि उदाहरणों में क्या कॉमन है उसको खोजने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। ये निगेटिव सेंस में था और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है? ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिसंज्ञान। देखिए, संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष के जानकारी में लाना। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि इसका आप लोग ज्ञापन देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपकी संज्ञान में ये बात ला रहे हैं। संज्ञान का मतलब क्या? कि आपकी जानकारी में ये बात को ला रहे हैं। तो यही तो बात कह रहा है प्रश्न में भी, कि बच्चे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक तरीके से विद्यार्थी इस पर विचार कर रहा है और कि किन संकेतों ने उसकी मदद की इसका उत्तर बताने के संदर्भ में। तो जाहिर सी बात है, विचार कर रहा है तो आपको उसको उसका ज्ञान हुआ होगा उस कॉन्सेप्ट का, और ज्ञान का कहने का मतलब कि उसके संज्ञान में आ गया, यानी कि ये अधिसंज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है और यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो इसको एल्गोरिदम कहा जाता है और इसी को हिंदी में कलन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? भ्रांति का मतलब क्या होता है? मिसकॉन्सेप्ट। जैसे कि बच्चे को आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसको लेकर के वो अपने माइंड में गलत अवधारणा, गलत कॉन्सेप्ट, गलत चीज़ें बना लिया है, इसी को भ्रांतियाँ कहते हैं या फिर मिसकॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बच्चे जो मिसकॉन्सेप्ट बना लेते हैं वो क्या बताता है? तो पहला विकल्प देखिए, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। देखिए, मिसकॉन्सेप्ट बच्चा अपने मन में गलत धारणा बना ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा तर्कहीन है। जैसे कि बच्चे को आपने बताया कि 21 में अगर 12 जोड़ना है तो 2 1 3 और 2 1 3 इस प्रकार से 33 उत्तर आएगा। लेकिन अगर यहीं बच्चे को अगर आप ये पूछें कि अब आप 99 में 12 जोड़िए, तो बच्चा ऐसे कर दे कि 9 2 11 और 9 1 10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा तर्कहीन है या फिर गलत है। बच्चे को अभी इसका ज्ञान नहीं था हासिल वाले प्रश्नों का, ठीक है। तो ये कहना कि बच्चे गलत कॉन्सेप्ट बना लिए मन में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तर्कहीन है। हो सकता है कि उसको आगे का ज्ञान नहीं पता हो, इस वजह से वो गलत बता रहा हो या फिर गलत भ्रांति बनाया हो, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमताएं हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से निगेटिव सेंस में है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार, यानी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम बताया जा रहा है और साथ ही साथ संज्ञानात्मक कमियां बताई जा रही हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर कॉन्सेप्ट गलत बना लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे में कोई बीमारी है, कोई विकार है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। अब सहज समझ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 99 में अगर आप बच्चे को 12 जोड़ने के लिए बोले तो 9 2 11 और 9 1 10 इस प्रकार का जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सहज तरीके से वो जोड़ सीखे थे बिना हासिल वाले प्रश्नों का, उसी सहज विधि का ही तो प्रयोग बच्चे ने किया है। तो ये विकल्प बिल्कुल इसके बारे में बताएगा, मतलब बच्चे जो भ्रांति बना रहे हैं उसके बारे में, यही बच्चों के बारे में कहा जा सकता है कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ बच्चे ने विकसित कर लिया। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? आप गर्व कब करते हैं अपने आप पर? जब आपको एहसास होता है कि ये मैंने सफलता हासिल कर ली है अपने बलबूते पर, तभी तो आपको गर्व होता है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है, जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए। तो असफलता पर आप गर्व थोड़ी करते हैं, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाए, तो फिर से असफलता आ गया, ये भी उत्तर नहीं होगा। सफलता की बात करें तो यहाँ पर 2 विकल्प बचे हुए, अब इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जब सफलता को का कारण स्वयं को माना जाए, जब आप स्वयं को अपना कारण मानते हैं सफल होने के लिए, तभी तो गर्व करेंगे, यानी यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दूसरों को माना जा रहा था, इस वजह से ये नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में बिना किसी बाह्य कारक के बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा
और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अध्ययन क्यों कर रहा है बालक, सीखने के लिए नहीं बल्कि प्रशंसा पाने के लिए अध्ययन कर रहा है। यहाँ पर प्रशंसा जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रही है। तो प्रश्न में चूंकि इंटरनल की बात की गई थी, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, चौथा विकल्प गलत हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करें, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है। अब देखिए बच्चा सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा है बल्कि उसे फर्स्ट आना है इसलिए पढ़ रहा है। तो बच्चा फर्स्ट आने के लिए हर वो हथकंडा अपनाएगा, चाहे उसे रटना ही क्यों ना पड़े। तो रटना कोई सीखना थोड़ी कहा जाता है, रटने को अधिगम थोड़ी माना जा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव था क्योंकि इसमें इंटरनली बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, वो इसलिए सीख रहा है, इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो फर्स्ट आ पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट आना उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहा है, ना कि इंटरनल। तो ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए बच्चा डर की वजह से पढ़ाई कर रहा है, डर की वजह से सीख रहा है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दंड जो है वो बाहरी कारक है ना कि आंतरिक कारक है। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। देखिए अब ये बच्चे के अंदर खुद ये एक तरीके से समझ विकसित करने के लिए बच्चा खुद उत्साहित है और इससे बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और यही पॉजिटिव था, यही आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के 2300 शिफ्टों के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।